Students, welcome to Balwinder e-learning app. As in the previous video, I have told you about the causes of the French Revolution, and I have also mentioned about how Louis XVI was very unsuccessful ruler. Okay, and if you remember, I have told you about the causes like huge expenses to maintain the palace and so much interest. They have taken so much loan and they have to pay so much interest and so on. Okay, now we will study about the outbreak of French Revolution. Okay, तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था कि किस तरह से लुई 16 ने फ्रांस में सिचुएशन क्रिएट कर दी थी कि लोग रिवॉल्यूशन के ऊपर उतर आए थे. ठीक है, 1789 से 1791 के बीच का जो पीरियड था वो बहुत ही स्ट्रगल वाला पीरियड था और बहुत ही सर्वाइव वाला पीरियड था. ठीक है, अब इस दौरान कुछ मीटिंग्स हुई थी. तो मई 1789 को एक मीटिंग हुई थी, दैट वाज द स्टेट जनरल असेंबली. 20 जून को एक मीटिंग हुई थी, टेनिस कोर्ट ओथ, एंड 14 जुलाई 1789 ये जो इवेंट था ये स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल. ठीक है, ये 3 इवेंट्स इंपॉर्टेंट हुए थे 1789 में. और 1791 का जो सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट था दैट वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. तो इन दिस वीडियो विल मेंशन अबाउट दीज इवेंट्स. जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि थर्ड स्टेट वालों से जो है बहुत सारा टैक्स लिया जा रहा था. ठीक है, जो ये फर्स्ट स्टेट वाले हैं और जो किंग लुइस है वो दोनों ही थर्ड स्टेट वालों से टैक्स लिए जा रहे थे. और इसकी वजह से क्या हो रहा था कि थर्ड स्टेट वालों को बहुत ट्रबल फेस करना पड़ रहा था, बहुत उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी. ठीक है, किंग लुइस सिर्फ अपना ट्रेजर फिल किए जा रहा था. तब ये जो स्टेट जनरल, एक जो पॉलिटिकल पार्टी होती है स्टेट जनरल, वहाँ पर इन्होंने क्या होता है इसमें कि जितने भी स्टेट होता है ना, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, उन सबका एक रिप्रेजेंटेटिव होता है. ठीक है, जब एक मीटिंग बुलाई जाती है उसमें क्या होता है कि ये तीनों अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं और इन तीनों के रिप्रेजेंटेटिव अपनी अपनी प्रॉब्लम्स वहाँ पर किंग लुइस के सामने रखते हैं और वो सॉल्यूशंस निकालते हैं. ठीक है, 1614 में एक मीटिंग हुई थी, उसके बाद मीटिंग की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी थी, बट इस बार टैक्स का जो सिस्टम चल रहा था उसकी वजह से एक मीटिंग बुलानी ज़रूरी हो गई थी. तब इन तीनों स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो उन्होंने एक मीटिंग रखी, दैट वाज हेल्ड ऑन 5 मई 1789. जो फर्स्ट स्टेट के लोग थे उसमें से 300 लोग रिप्रेजेंटेटिव थे और सेकेंड स्टेट वालों में भी 300 लोग रिप्रेजेंटेटिव थे. अब एक अच्छी बात बताती हूँ तुम्हें, एक मज़े की बात है कि ये जो फर्स्ट स्टेट के लोग हैं और सेकेंड स्टेट के लोग थे ये दोनों आपस में फेस करके बैठ सकते थे. द बैड थिंग इज़, ये जो थर्ड स्टेट के लोग थे ये पीछे खड़े रहते थे, इनको बैठने की परमिशन नहीं होती थी, ये पीछे खड़े रहते थे. और थर्ड स्टेट में टोटल 600 रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे. वुमेन एंड पीजेंट्स को आना अलाउ नहीं होता था यहाँ पे. तो ये हुआ था 5 मई 1789 की मीटिंग. इन्होंने ये मीटिंग रखी थी टू डिसाइड, ठीक है, कि ये जो भैया टैक्स का जो सिस्टम हो रहा है पहले इसके बारे में हम बात करेंगे. ठीक है, कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए. ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि जो ये डिसीज़न ये एक उस वक्त चल रहा था कि एक स्टेट से एक ही वोट होगा, या नो, लाइक जैसे फर्स्ट स्टेट है तो फर्स्ट स्टेट से एक ही वोट कास्ट होगा, सेकंड स्टेट से एक ही वोट कास्ट होगा और थर्ड स्टेट से एक ही वोट कास्ट होगा. लेकिन थर्ड स्टेट वालों के लोगों ने अपना ये पॉइंट रखा कि ये ऐसा नहीं हो सकता, हमें ऐसा करना है कि 1 मेंबर 1 वोट ऐसा होना चाहिए. थर्ड स्टेट वालों ने अपना ये ओपिनियन रखा. किंग लुइस जो है उनको ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था, उन्होंने इसको एकदम से मना कर दिया था. ठीक है, तो अब थर्ड स्टेट वालों ने हैंड टू हैंड वो हॉल छोड़ दिया. जो 600 रिप्रेजेंटेटिव थे, जब उनकी बात नहीं मानी गई तो उन लोगों ने हैंड टू हैंड हॉल छोड़ दिया और वो उतर आए अपने जस्टिस की डिमांड पे कि हमें हमारा जस्टिस चाहिए. फिर क्या हुआ कि उन लोगों ने 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट, जो टेनिस कोर्ट होता है ना उसके इंडोर में उन लोगों ने एक नेशनल असेंबली
बनाई, सब लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए। थर्ड स्टेट वालों की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि उनकी बात नहीं मानी गई थी ना, तो वो लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए। ठीक है, अब इस 28 जून 1789 में क्या था, ये 2 पर्सन थे, मिराबो और एबिसिस। ठीक है, जो मिराबो थे ना, ये नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे और ये बहुत अच्छी स्पीच देते थे। ये दोनों एबिसिस और मिराबो, ये इनको हेल्प कर रहे थे। ठीक है, फिर और दूसरी तरफ क्या होने लग गया था कि जो विंटर क्रॉप्स आने लगे, विंटर की टाइम आने लग गई थी, तो फूड क्रॉप्स ख़राब होने लग गई थी। और एक तरफ फूड क्रॉप्स ख़राब हो रही थी और फूड सप्लाई कम हो रही थी, फूड के प्राइसेस ज़्यादा बढ़ रहे थे, ब्रेड के प्राइसेस ज़्यादा बढ़ रहे थे। शॉपकीपर्स जो थे वो ज़्यादा पैसे लगा रहे थे, जो लाइक लंबी लंबी भीड़ लगी रहती थी औरतों की, लेकिन लोगों को वो हाई हाई प्राइसेस लगा के दे रहे थे, किसी को दे नहीं रहे थे ठीक से। तो इस तरह से लोग बहुत गुस्से में आ गए थे थर्ड स्टेट वाले। तब एक ये इवेंट हुआ था 14 जुलाई 1789 को। एक तो लोग अपने उस जस्टिस को लेकर पहले से ही भड़के हुए थे, फिर फूड प्राइसेस को लेकर भड़क गए थे, ये 2 कारण हो गए। तो याद है आपको, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था 14 जुलाई 1789 को उन्होंने बेस्टाइल पे अटैक कर दिया था। क्यों? एक रीज़न और था कि याद है मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि र्यूमर फैल गई थी, किंग ने अपनी ट्रूप सेंड कर दी है। तो इस तरह से ये र्यूमर्स यहाँ पे स्प्रेड होने लग गई थी अबाउट लाइक किंग, एंड कुछ र्यूमर्स हो गई थी अबाउट द इंटेंशंस ऑफ लैंडलॉर्ड्स की भी र्यूमर ये हो रही थी कि लैंडलॉर्ड जो है वो सारी क्रॉप्स के ऊपर कब्जा कर रहे, सारा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ठीक है, अब इन लोगों को आ गया बहुत गुस्सा था स्टेट वालों को। ये गए और इन्होंने सारी क्रॉप्स टूटनी शुरू कर दी, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, किसानों के जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, जिनमें जितना कुछ भी हिसाब लिखा होता, इन लोगों ने, थर्ड स्टेट वालों ने सारे ये डॉक्यूमेंट जला दिए। अब इन सबको देखते हुए, लोगों की इतनी स्ट्रेंथ देखते हुए, लोगों को गुस्सा देखते हुए, किंग लुइस और जो लैंडलॉर्ड्स थे वो बहुत डर गए थे कि अब लोग इतने अटैक करने की पोजीशन में आ गए, तो अब क्या होगा। तब इन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपकी बात मान लेंगे, और तब इन्होंने नेशनल असेंबली को माना। रिकॉग्नाइज़ की गई थी 4 अगस्त 1789 को रिकॉग्नाइज़ की गई थी, और इसमें ये डिसाइड किया गया था कि जो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट को जितनी सुविधाएं मिल रही थी वो सब ख़त्म कर दी जाएगी, और ये जो टैक्स सिस्टम, जो फ्यूडल सिस्टम था, ये सब भी ख़त्म कर दी जाएंगी। इस तरह से थर्ड स्टेट वालों को जस्टिस मिल गया था और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टेब्लिश हो गया था। तो ये था पूरा रिवॉल्यूशन का आउटब्रेक। आई होप आपको समझ में आया हो, वीडियो अच्छे से देखना। फिर 1791 में एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात की गई थी, जिसमें किंग के पावर्स को कम करने की बात की गई थी। कहा गया था कि पावर्स को डिवाइड किया जाएगा एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी में। फिर अब इलेक्शन का क्या प्रोसीजर था, नेशनल असेंबली का इलेक्शन का ये प्रोसीजर था कि 2 तरह के सिटीजन्स देखे गए, कुछ एक्टिव सिटीजन्स और कुछ पैसिव सिटीजन्स। तो एक्टिव सिटीजन्स जो होते थे वो मिनिमम 25 ईयर्स या उससे कम होते थे, और उनको वोट करने का राइट होता था। ठीक है, और उनको टैक्स कैसे देना पड़ता था, 3 दिन का उनका जो वेज होता था उसके अनुसार उनको टैक्स देना पड़ता था। और पैसिव सिटीजन्स जो होते थे उनको वोट करने का राइट नहीं होता था। ठीक है, अभी यहीं तक बताऊँगी।